आज हम हिस्ट्री के इस पेपर में कुछ प्रश्न शेष रहे थे, उनको यहाँ कर रहे हैं। पहला प्रश्न है अपना गायत्री मंत्र। मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि अपना ये जो टॉपिक चल रहा है ये स्कूल व्याख्याता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई बच्चा यदि इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेगा और याद करेगा तो उसको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन है साथियों इस पेपर का, गायत्री मंत्र किस वेद में है? गायत्री मंत्र किस वेद में है? बहुत इजी क्वेश्चन है। ये है ऋग्वेद में। फिर आगामी क्वेश्चन है, जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किसने किया था? जहांगीर के खिलाफ विद्रोह है करने वाले एक नाम है महावत खां, इसने बार बार विद्रोह किया था। महावत खां, खुर्रम, खुर्रम है शाहजहां के बचपन का नाम, और एक है खुसरो। इन तीनों ने शाहजहां के खिलाफ विद्रोह किए। महावत खां, दूसरा है खुर्रम, खुर्रम यानी शाहजहां, बाद में इसका नाम शाहजहां हो गया था। और तीसरा नाम है खुसरो। इन तीनों लोगों ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किए थे। एक प्रश्न है, अरुणा आसफ अली का संबंध किस आंदोलन से है? अरुणा आसफ अली, यानी इनका मूल नाम अरुणा था और आसफ अली नामक व्यक्ति से इन्होंने विवाह किया था, इसलिए इनका नाम हो गया अरुणा आसफ अली। तो अरुणा आसफ अली का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। उषा मेहता, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन में एक निजी रेडियो शुरू किया था मुंबई से, और उसके द्वारा पूरे देश में आंदोलन को फैलाने का प्रयास किया। उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई में रेडियो प्रसारण शुरू किया। फिर आगामी प्रश्न अपना, रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? रामायण का, यानी रामायण और महाभारत इन दोनों का ही एक ही व्यक्ति ने किया था। रामायण का फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बंदायूनी ने। अब अब्दुल कादिर बंदायूनी एक कट्टर मुस्लिम था, और उसने बार बार अकबर की जो सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने वाली नीतियां थी उनका हमेशा उसने विरोध किया था। लेकिन अकबर के आदेश से इसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया। वैसे फारसी का अच्छा विद्वान था। महाभारत का अनुवाद हुआ उसमें भी ये शामिल था। एक है मकतब खाना, एक क्वेश्चन है मकतब खाना, ये क्या था? अकबर के द्वारा जो अनुवाद विभाग स्थापित किया गया था, यानी विभिन्न ग्रंथों का हिंदी से फारसी में या संस्कृत से फारसी में अनुवाद करने के लिए एक संस्था बनाई गई थी, उसका नाम है अनुवाद विभाग, मकतब खाना। अकबर द्वारा विभिन्न ग्रंथों का अनुवाद करने के लिए स्थापित विभाग। इसके बाद अपना एक क्वेश्चन है आगामी,
कि पाकिस्तान शब्द का प्रथम उल्लेख किसने किया था। हम अक्सर गलती कर बैठते हैं, जिन्ना का नाम लेते हैं या इकबाल का नाम लेते हैं, वो गलत है। पाकिस्तान शब्द का सबसे पहला प्रयोग एक पाकिस्तानी मुस्लिम छात्र था जो लंदन में अध्ययन कर रहा था, उसने लिया था। पाकिस्तान शब्द का निर्माता, पाकिस्तान शब्द सबसे पहले छात्र जो लंदन में पढ़ता था, छात्र रहमत अली ने दिया, रहमत अली ने और दिया। उस समय ये लंदन में विद्यार्थी था। फिर आगामी प्रश्न है कि किस योजना द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि उत्तर पश्चिमी प्रांत में जनमत संग्रह किया जाएगा। वो है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन जो भारत विभाजन की योजना थी, माउंटबेटन योजना, इसको 3 जून योजना भी कहते हैं, द्वारा भारत का विभाजन हुआ। सीमा आयोग बनाए गए और उत्तर पश्चिमी प्रांत में, उत्तर पश्चिमी प्रांत में जनमत संग्रह का प्रावधान किया गया। जनमत संग्रह से ही तय होगा कि ये इस क्षेत्र की जनता भारत में रहना चाहती है या पाकिस्तान में रहना चाहती है। एक ही प्रांत था, जनमत संग्रह का प्रावधान किया गया। इसके बाद आता है कि शिरोई के बिलों ने, ये हिस्ट्री का पेपर है संस्कृत स्कूल लेक्चर का, शिरोई के बिलों ने किसके नेतृत्व में आंदोलन किया था। तो इसका जवाब है गुरु गोविंद सिंह। सिरोही के बिलों ने गुरु गोविंद, सिखों वाले गुरु नहीं है ये अलग है, गुरु गोविंद ये बंजारा जाति के थे। गुरु गोविंद के नेतृत्व में आंदोलन। आगामी बहुत ही इजी प्रश्न है। 1925 का नीमूचाना हत्याकांड किस रियासत में हुआ था। 1925 का जिला कुछ है नीमूचाना हत्याकांड, जिसको गांधी जी ने दोहरी डायरशाही कहा था। नीमूचाना हत्याकांड ये किसानों से संबंधित था। अलवर, कौन सा जिला इसका, अलवर। एक प्रश्न है आगामी इसमें कि भारत के किस व्यक्ति ने जलियांवाला बाग कांड से आहत होकर के और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया था। जलियांवाला बाग कांड के विरोध में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी से त्याग पत्र देने वाले ये थे शंकरन नायर। सर नाम आता है इनका, सर शंकरन नायर। इन्होंने अपना पद त्याग दिया था। फिर एक प्रश्न आता है कि वो पहला पर्चा जिसमें मेवाड़ प्रजामंडल के उद्देश्य बताए थे किसने निकाला था। वो है मोतीलाल तेजावत। मेवाड़ प्रजामंडल के उद्देश्य बताने वाले पर्चा ML यानी मोतीलाल तेजावत ने निकाला। फिर आगामी प्रश्न है कि उदयपुर में जो ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का सम्मेलन हुआ, उसका संख्या और उसके अध्यक्ष। ऑल इंडिया
स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस का सम्मेलन होता है या सम्मेलन। ये 9वां हुआ था, कौन सा हुआ था उदयपुर में? 9वां उदयपुर में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। तो आगामी प्रश्न है अपना इसमें कि जोधपुर नगर पालिका के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों ये बहुत ही जग प्रसिद्ध प्रश्न है। उसका जवाब है जयनारायण व्यास। जोधपुर नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित, जोधपुर नगर पालिका के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष, ये नाम है जय नारायण व्यास। राजस्थान की विभिन्न रियासतों को एकीकृत करने के लिए प्रयास किया था VP मेनन और सरदार पटेल ने, लेकिन उससे पहले भी एक संस्था बनी थी जिसने राजस्थान के एकीकरण के लिए आंदोलन चलाने का निर्णय किया। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे और उसका नाम क्या था? तो ये साथियों प्रश्न है। रियासतों के एकीकरण के लिए राजस्थान में, रियासतों के एकीकरण के लिए बहुत कम जगह ये प्रश्न मिलता है। एकीकरण के लिए राजस्थान आंदोलन समिति का गठन, राजस्थान आंदोलन समिति का गठन राम मनोहर लोहिया ने किया। राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी नेता थे। राम मनोहर लोहिया ने किया राजस्थान आंदोलन समिति। इसका उद्देश्य एक ही था कि राजस्थान की विभिन्न रियासतों में जनमत तैयार करना, राजाओं को तैयार करना और राजस्थान को एक एकीकृत रूप देना। फिर एक प्रश्न आता कि वृहत राजस्थान का निर्माण किस तिथि को हुआ था और इसके प्रधानमंत्री कौन बने थे? वृहत राजस्थान ये है 30 मार्च 1949। इसी दिन जयपुर इसकी राजधानी बनी थी और इसके प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, जिनको हम मुख्यमंत्री के रूप में जानते हैं, लेकिन उनका पद नाम उस समय प्रधानमंत्री था। फिर एक प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे थी? तो ये साथियों रावी है। हड़प्पा रावी के किनारे था और रावी किसकी सहायक है? सिंधु की। हड़प्पा रावी के किनारे था। अभी वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रेमान डेरी, इस प्रकार के जो शहर है। एक चन्नूदड़ो जहां मनके बनाने की फैक्ट्री मिली थी। मनके होते हैं ना, जिनको हम हमारी भाषा में मणिया कहते हैं, वो पाकिस्तान के चन्नूदड़ो में बनते थे। तो हड़प्पा हो गया रावी नदी के किनारे। फिर एक प्रश्न है कि पूर्वी भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव कहां तक फैला था? तो इसका जवाब है बिहार। हड़प्पा में जिस विशाल भवन की खोज हुई उसका उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? तो साथियों ये है अन्न भंडार, यानी विशाल अन्न भंडार कहां से मिला है? हड़प्पा से। ये दो इमारतें आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। विशाल स्नानागार, बहुत बड़ा स्नानागार, जिनमें वैसे ये माना जाता है विद्वानों के द्वारा कि इस स्नानागार को विभिन्न जो समारोह पूर्वक स्नान होते थे या तीर्थ यात्रा के रूप में काम में लेते थे, वो है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान का एक शहर है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है शवों की ढेरी। फिर एक प्रश्न है आगामी इसमें कि आर्य उत्तर ध्रुव के निवासी थे, यह सिद्धांत किसने दिया? आर्य उत्तर ध्रुव के निवासी थे। उत्तरी ध्रुव को अंग्रेजी में कहते हैं आर्कटिक।
आर्य उत्तर ध्रुव के निवासी थे। ये सिद्धांत है बाल गंगाधर तिलक का। और तिलक की साथियों इसके संदर्भ में एक किताब भी है। उस किताब का ही नाम है आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, यानी आर्यों को वेदास भी कहते थे। आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। इस पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। यानी इसी पुस्तक में उन्होंने वर्णन किया है कि आर्य उत्तर ध्रुव के निवासी थे। एक सिद्धांत है कि आर्य कश्मीर के निवासी थे। ये कहा है साथियों कल्ला ने। कैसे? कश्मीर याद रख लेना। यानी कल्ला ने आर्यों को कहाँ का निवासी बताया? कश्मीर और हिमाचल के बीच का। तो इसका जवाब हो गया कश्मीर। फिर एक साथियों मत है कि किसने दिया था कि आर्य सप्त सिंधु, यानी सिंधु और उसकी सहायक जो नदियां हैं, यानी 7 जो नदियों का प्रदेश है वहां के निवासी थे। तो ये जवाब देने वाले व्यक्ति हैं अविनाश चंद्र। आर्य सप्त सिंधु प्रदेश के निवासी थे। सप्त सिंधु प्रदेश के निवासी थे। ये मत किसका है? अविनाश चंद्र का। और इस मत का समर्थन किया था डॉक्टर संपूर्णानंद ने। संपूर्णानंद ने समर्थन किया। इसके बाद एक प्रश्न यह भी है कि आर्य ब्रह्म ऋषि देश के निवासी थे। अब ब्रह्म ऋषि देश हमारे जो पुराने शास्त्र हैं उनमें ब्रह्म ऋषि देश किसको कहा गया, हमें यह भी पता होना चाहिए। आर्य ब्रह्म ऋषि देश के निवासी थे। यह सिद्धांत है साथियों गंगानाथ झा का। यह आर्यों की उत्पत्ति का वर्णन है कि आर्यों का मूल स्थान कौन सा था। अब ब्रह्म ऋषि देश कौन सा है? ये गंगा और यमुना के बीच का जो दोआब वाला क्षेत्र है, इसको हम दोआब भी कहते हैं, 2 नदियों का क्षेत्र। तो गंगा यमुना के बीच का जो देश है, स्थान था, उसको ब्रह्म ऋषि देश हमारे शास्त्रों में कहा गया है। और गंगानाथ झा ने यह कहा था कि आर्य ब्रह्म ऋषि देश के निवासी थे। अब आगामी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और इजी है, वो है कि संगीत का प्रारंभ किस वेद से माना जाता है? संगीत का प्रारंभ साम वेद से। किस वेद से? साम वेद से संगीत का प्रारंभ है। और इसके बाद आगामी प्रश्न है गृह सूत्र किस वेदांग का भाग है? तो साथियों ये प्रश्न है कि वेदांग कितने हैं, ये भी आना चाहिए अपने को। वेदांग, वेद कितने हैं? 4। और वेदांग कितने हैं? 6। 6 वेदांग में एक शिक्षा है, एक कल्प है, एक व्याकरण है, एक निरुक्त है, एक छंद है, एक ज्योतिष है। यानी 6 वेदांगों के मैं नाम लिखता हूं यहां। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ये हो गए। एक निरुक्त। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। अब ये वेदांग हैं, ये भी अलग अलग वेदों से जुड़े हुए हैं और इनसे फिर आगे सूत्र भी जुड़े हुए हैं। तो एक प्रश्न है कि गृह सूत्र किस वेदांग का भाग है? गृह सूत्र किस वेदांग का भाग है? गृह सूत्र है साथियों कल्प का। किसका? कल्प का। ये जो 6 वेदांग हैं उनके फिर अलग अलग गृह सूत्र हैं। फिर एक प्रश्न ये हमने कर लिया था कि उत्तरवैदिक काल में कर एकत्रित करने वाला व्यक्ति कौन था? उसको भागदूत कहते थे। और फिर एक प्रश्न आता है साथियों
कि किस विद्वान ने यह कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। आप जानते हैं कि मेगास्थनीज ने ये यूनानी था, मेगास्थनीज, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। एक दार्शनिक था, यूनानी दार्शनिक, क्या नाम था इसका? मेगास्थनीज। और इसकी किताब का क्या नाम है? इंडिका। इस बुक में इसने लिखा है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। हालांकि चाणक्य ने, मनु ने और अन्य जो समकालीन याज्ञवल्क्य के विचारक थे, उन्होंने जरूर लिखा है कि भारत में दास प्रथा थी और दासों की स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन यूनानी दार्शनिक मेगास्थनीज ने यह कहा कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। मेगास्थनीज ने कहा भारत में दास प्रथा नहीं थी। एक प्रश्न ये भी मेरे ध्यान में आ गया इस संदर्भ में कि दास प्रथा की समाप्ति भारत में किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी तो और किस वर्ष हुई थी? तो भारत में दास प्रथा की समाप्ति, अंग्रेज भी बहुत से लोगों को दास बना करके वेस्ट इंडीज और कई द्वीपों में छोड़ देते थे, मॉरिशस वगैरह में वहां काम करवाते थे, और आज वो लोग वहीं बस गए। उनकी जो संतानें हैं वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी वहां बन चुके हैं। तो भारत में दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलन बरो, ये लॉर्ड शब्द लगभग अंग्रेज गवर्नरों के आता है क्योंकि एक उपाधि हुआ करती थी। लॉर्ड एलन बरो ने 1833 में किया। कब किया? 1833 में। यानी 1829 में भारत में सती प्रथा की समाप्ति हुई थी और उसके 4 साल बाद दास प्रथा की समाप्ति हुई। तो भारत में समाज सुधार का कार्य अंग्रेजों ने किया था। एक प्रश्न आगामी है कि पटना की स्थापना किसने की थी? पटना, जिसको पूर्ण नाम है पाटलिपुत्र, जो सोन नदी के किनारे था, पाटलिपुत्र या पटना की स्थापना हर्यक वंश के उदयन ने की थी। किसने की थी? हर्यक वंश के उदयन ने। और फिर अलग अलग इसमें इसका विकास करते गए। एक प्रश्न है कि पुराणों ने जिस नरेश को क्षत्रियों का नाशक कहा था वो है महापद्म नंद। महापद्म नंद, ये नंद राजा था। और एक प्रश्न ये भी आता है कि अंतिम नंद राजा कौन था? वो गणानंद था। ये 9 नंद माने गए। नंद राजा कितने गए? 9। महापद्म नंद को पुराणों में क्षत्रियों का नाशक कहा है। और ये जो नंद वंश था, इसको समाप्त करके भारत में मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। यानी नंद वंश की समाप्ति से मौर्य वंश शासन में आया। और मौर्य वंश की समाप्ति पर कौन सा वंश भारत में शासन में आया था? मौर्यों की समाप्ति पर आया था शुंग वंश, जिसका प्रतापी राजा हम पढ़ते हैं पुष्यमित्र शुंग हुआ था। शुंगों ने बौद्धों के अनेक अवशेषों को मिटाने का प्रयास किया और ये हिंदू धर्म के कट्टर थे। और पतंजलि, जिसका नाम हम पढ़ते हैं, जिसने योग सूत्र किताब लिखी थी, अष्टांग योग यानी योग के 8 प्रकारों का वर्णन किया था, वो पतंजलि किसका पुरोहित था? पुष्यमित्र शुंग का। तो पुराणों का हो गया कि महापद्म नंद को पुराणों में क्षत्रियों का नाशक कहा गया है। और नंद राजाओं की संख्या कितनी थी? नंद राजा कुल 9 हुए हैं। और अंतिम नंद नरेश कौन था? अंतिम नंद नरेश नंद वंश था। ये था गणानंद।
गणानंद को मार करके और यहाँ मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर एक प्रश्न आता है कि पुराणों की रचना किस काल में हुई थी। यानी हिंदू धर्म का जो पुनरुत्थान काल है वो साथियों गुप्त काल माना जाता है, और गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल भी मानते हैं। तो पुराणों की रचना गुप्त काल में हुई, और इनका रचयिता महर्षि उग्र शर्मा को माना जाता है। किसको माना जाता है? उग्र सर्वा, ये पुराणों के रचयिता माने जाते हैं। अब पुराणों में विषय कितने हैं? यानी पुराण 5 विषयों में विभक्त है। कितने विषयों में? 5 में। एक तो है वंश, वंशानुचरित्र, मनवंतर, इस प्रकार के जो 5 टॉपिक हैं, ज्यादातर ये वंशावलियां हैं इनमें। और सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? बहुत इजी उत्तर है इसका। सबसे बड़ा पुराण ये है बृहद पुराण। क्या नाम है इसका? बृहद पुराण। बृहद का अर्थ ही बड़ा होता है, तो ये हो गया बृहद पुराण। एक प्रश्न ये भी आता, कई बार आया हुआ है, इस पेपर में तो शायद नहीं होगा, कि भारत के किस पुराण में भारत का भौगोलिक वर्णन है। यानी उसमें लिखा हुआ है कि जो देश हिमालय के दक्षिण में है और हिंद महासागर के उत्तर में है, उस देश का नाम भारतवर्ष है, और यहाँ की जो संतति है उनको भारतीय कहते हैं। तो ये है विष्णु पुराण। यानी विष्णु पुराण में भारत का भौगोलिक विवरण है। तो साथियों, ये हिस्ट्री के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, और ये प्रश्न पीछे आए हुए भी हैं और आगे भी आ सकते हैं, तो इनको आप ध्यान से पढ़ें। फिर आता है साथियों दास प्रथा का, कुछ हमने छोड़ दिया था कि मनु ने मनुस्मृति में कितने प्रकार के दास बताए हैं। मनुस्मृति का लेखक कौन था? मनु। और भारत में यह सबसे प्राचीन स्मृति मानी जाती है। मनुस्मृति में मनु ने 7 दास बताए। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के दास बताए हैं। दास को अंग्रेजी में स्लेव कहते हैं, यानी गुलाम कहा जाता है दास। और फिर एक प्रश्न है कि कौटिल्य ने कितने प्रकार के दास बताए हैं। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दास बताए हैं। और नारद ने सबसे ज्यादा, नारद ने बताए हैं, नारद ने 15 प्रकार के दास, नारद ने 15 प्रकार के दास बताए हैं। एक प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि कौटिल्य ने दुर्गों का विभाजन कितने प्रकारों में किया है। तो साथियों, कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्ग माने हैं। पारिक दुर्ग, जिनके ओर चारों ओर पानी वाली खाई हो, एक जल दुर्ग, एक गिरी दुर्ग, इस प्रकार एक धानवन दुर्ग। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्ग माने हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के दुर्ग माने हैं। फिर आगामी क्वेश्चन है कि कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग माने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग माने हैं, जिनमें एक राजा को माना है, एक जनता को माना है, एक जनपद को माना है, जिसमें एक निश्चित क्षेत्र, इस पर एक उसने मंत्री यानी अमात्य को माना है। तो कौटिल्य ने 7 अंग माने हैं। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग माने हैं, और इसका नाम क्या दिया है उसने? सप्तांग सिद्धांत। यानी सप्तांग सिद्धांत में कौटिल्य ने राज्य के विभिन्न 7 अंगों का, जिसमें निश्चित भूभाग, निश्चित जनसंख्या, ये चीजें मेन हैं। फिर एक प्रश्न आता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब परास्त किया था। सेल्यूकस एक यूनानी राजा था। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। चंद्रगुप्त नाम के बाद में गुप्त वंश में भी राजा आते हैं, जिनमें चंद्रगुप्त प्रथम भी आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय भी आता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने
यूनानी नरेश। मैं थोड़ा सा डिफाइन इसको इसलिए कर रहा हूं कि जो लड़के नए हैं या हिस्ट्री जिन्होंने क्लासों में नहीं पढ़ी है, वो एक हिस्ट्री की एमए प्राइवेट करके आ रहे हैं, उनको थोड़ा क्लियर कर रहा हूं। जिन्होंने बीए में या सीनियर में क्लासों में हिस्ट्री पढ़ा है उनके लिए तो ये ज्यादा डिटेल वाली बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सारे बच्चों को समान समझते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब परास्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी नरेश सेल्यूकस को 305 बीसी। बीसी का मतलब क्या हो गया? ईस्वी पूर्व। बीसी कह दो या इसको ईस्वी पूर्व कह दो, एक ही बात है। ये मौर्य वंश पूरा का पूरा ईस्वी पूर्व चला था। फिर एक आता है कि किस वंश ने शक शत्रप के रूप में शासन किया? शत्रप के रूप में यानी अलग अलग प्रांतों के उन्होंने गवर्नर बना दिए थे, उनको कहते थे क्षत्रप। तो क्षत्रप प्रणाली से शासन करने वाले व्यक्ति थे शक। तो क्षत्रप प्रणाली किसने अपनाई थी? क्षत्रप क्या थे इसका मैंने क्लियर कर दिया। प्रत्येक राज्य का जो प्रभारी था, गवर्नर था, उसको शकों ने क्षत्रप नाम दिया था। क्षत्रप प्रणाली की शुरुआत शकों ने की। किसने की थी? शकों ने की। फिर एक प्रश्न आता है कि महाराष्ट्र के शक क्षत्रप नहपान, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, नहपान का अंत करने वाला व्यक्ति कौन था? दो प्रश्न बन गए कि शक क्षत्रप का इसका शक क्षत्रप नहपान का शासन कहां था? तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के शक क्षत्रप नहपान, नाम क्या है इसका? नहपान का अंत गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किया। किसने किया था? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किया। साथियों, सातकर्णी वंश जो है भारत का शायद एकमात्र ऐसा वंश है जिसके राजाओं में नाम से पहले उनकी माताओं के नाम आते हैं, जैसे विशिष्टि पुत्र पुलुमावी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये आप प्रश्न लिखें कि वो वंश जिनके राजाओं के नाम से पहले माताओं का नाम आता है। ये है साथियों सातकर्णी वंश। ये आंध्र प्रदेश का था। आंध्र और इसके महाराष्ट्र के बॉर्डर पर इनका शासन था। तो मैंने उदाहरण होता है गौतमी पुत्र सातकर्णी, विशिष्टि पुत्र पुलमावी, इस प्रकार के नाम यानी माताओं के नाम इनके नाम से पहले आते थे। फिर एक प्रश्न है कि कनिष्क की राजधानियां कौन कौन सी थी? कनिष्क की राजधानियां, तो एक तो है साथियों मथुरा और दूसरी थी पेशावर जो पाकिस्तान में है। तो ये कनिष्क की राजधानियां थी। एक प्रश्न आगामी है कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश किस पुस्तक को कहा जाता है? बौद्ध धर्म का विश्वकोश, बौद्ध धर्म का विश्वकोश कौन सी पुस्तक है? ये साथियों महाविभाषा शास्त्र, किताब का क्या नाम है? महाविभाषा शास्त्र। और इसके लेखक कौन थे? वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र। ये वो ही वसुमित्र हैं जिन्होंने कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध समिति की अध्यक्षता की थी। और आगामी प्रश्न इसमें किस शिलालेख से ज्ञात होता है कि कनिष्क का शासन क्षत्रिय था? साथियों कनिष्क के सारनाथ अभिलेख से, सारनाथ में अशोक का अभिलेख भी है और कई राजाओं के भी। सारनाथ कहाँ है? इसमें उत्तर प्रदेश में है। कनिष्क के
सारनाथ अभिलेख में, सारनाथ अभिलेख से पता चलता है कि उसका शासन क्षत्रपीय था। क्षत्र के बारे में मैंने आपको पहले से बता दिया है। शकों ने क्षत्र प्रणाली अपनाई थी और इन्होंने किसने, कुषाणों ने भी वही सिस्टम प्रशासन में अडॉप्ट किया था। अभी एक प्रश्न है कि सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था। ये नाम है साथियों ऋषिपतन, और ये उत्तर प्रदेश में है। इसमें क्लियर हो गया। इसके बाद आता है गुप्त वंश की उत्पत्ति किस किताब में वर्णित है। ये एक नाटक है, कौमुदी महोत्सव नाटक। कौमुदी महोत्सव ये नाटक है में गुप्त वंश की उत्पत्ति का वर्णन है। अब मौर्य और गुप्त, इनकी उत्पत्तियों के बारे में कई अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ इनको शूद्र मानते हैं, कुछ इनको ब्राह्मण मानते हैं, कुछ इनको क्षत्रिय मानते हैं। इस प्रकार के अलग अलग सिद्धांत हैं। कुछ इनको वैश्य भी मानते हैं। फिर एक प्रश्न है कि समुद्रगुप्त का कौन सा अभिलेख उसकी विजय को 4 श्रेणी में बांटता है। तो साथियों ये इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख है, जिसको हम प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, जिसको हम प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, जिसका लेखक हरिशैन था, विजयों को 4 भागों में बांटता है। कितने में? विजयों को 4 भागों में बांटता है। यानी उसने अलग अलग तरीके अपनाए थे। कुछ एक राजाओं को उसने जीतने के बाद वापस भी छोड़ दिया था, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और उसको भारत का नेपोलियन कहने वाला व्यक्ति था V.A. स्मिथ, यानी विसेंट आर्थर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। ये हो गया इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में समुद्रगुप्त की विजयों को का वो क्लासिफिकेशन है। और आगामी प्रश्न है कि किस भारतीय राजा ने 100 युद्धों को जीता था। तो साथियों 100 युद्धों को जीतने वाला अकेला व्यक्ति था समुद्रगुप्त, इसीलिए उसकी तुलना नेपोलियन से की जाती है। एक आगामी प्रश्न है गणराज्य। गणराज्य जिनमें जनता राजा का चुनाव करती थी उनको गणराज्य कहते थे। ये बुद्ध के समय में भी थे और समुद्रगुप्त के समय भी कुछ गणराज्य थे। तो गणराज्यों के प्रति इसकी समुद्रगुप्त की नीति, गणराज्यों के प्रति समुद्रगुप्त की नीति क्या थी? इसकी नीति थी कि उनको स्वायत्ता देना, यानी स्वयं की प्रभु सत्ता स्वीकार करवा करके उनको स्वायत्त कर देना। अलग किया, अपना राज आप खुद चलाओ, प्रभु सत्ता दे स्वीकार कराकर स्वायत्तता देना, ये कार्य उसने किया था। कुछ राजाओं को उसने अपने शासन में भी मिलाया था। फिर आगामी प्रश्न है कि शीतसेनों को समाप्त करके भारत से बाहर निकालने वाला व्यक्ति कौन था। तो साथियों यह है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त राजा था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को, शक शीतसेन दोनों एक ही बात है, शक शीतसेन, शीतसेनों को भारत से खदेड़ा। ये हो गया चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसकी उपाधि थी शकारी। शकारी का होता है शक धन अरि, अरि का होता है शत्रु। तो कौन राजा अपने आप को शकों का शत्रु कहता था? वो जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय। अब एक क्वेश्चन है कि हूण आक्रमणों का सबसे ज्यादा सामना
भारत में किस गुप्त सम्राट ने किया था सबसे ज्यादा हूण आक्रमणों का सामना? गुप्त नरेश स्कंदगुप्त ने किया। किसने किया था? ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन अपने हो गए। आगामी वीडियो में हिस्ट्री के और भी प्रश्न अपने करेंगे। इनकी मैं व्याख्या करता जा रहा हूं कि जो बच्चा नया हिस्ट्री में आया है वो भी हिस्ट्री को पुराने की तरह पढ़े और समझे। निश्चित रूप से ये प्रश्न रिपीट होने वाले हैं। धन्यवाद।